तो जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूं कि ये इस स्टोरी का पार्ट 2 है, और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो जाके पार्ट 1 भी देख लेना। तो रेस एंड होने के बाद हम हेब्रियन एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे मास्टर्स और हेडमास्टर्स एक मीटिंग कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है, इस साल हमें फिर से एक भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट देखने को नहीं मिला, और ना ही कोई कॉमनर इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उसे अल्फा क्लास में लिया जाए। तभी प्रोफेसर पगमैन नाम का ये मोटू बोलता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि अल्फा क्लास तो सिर्फ नोबल लोगों के लिए बनी है, ना कि इन गरीब कॉमनर्स के लिए। वहीं हमारी प्रोफेसर ब्रिगेड भी बैठी होती है, जो कि बाकी के प्रोफेसर्स की ये फालतू की बातें सुन के काफी परेशान सी लगती है। तभी एक और प्रोफेसर बोलता है, कॉमनर्स को तो इसमें ही खुश रहना चाहिए कि उन्हें कम से कम एकेडमी में तो आने दिया जा रहा है। और वहाँ मीटिंग में सब लोग यही बातें करने लगते हैं। तभी उनका जो हेडमास्टर होता है वो जज की तरह हथौड़ा मारते हुए बोलता है, चुप हो जाओ सब लोग। और वो एक फॉर्म देखते हुए कहता है, ये आखिरी स्टूडेंट है जो कि इस एकेडमी में एक्सेप्ट होने के लिए कंसीडर किया जा रहा है, जो कि है एक फर्स्ट ईयर मैजिशियन डेजिर अरमान। तभी एक प्रोफेसर बोलता है, हे क्या ये वही स्टूडेंट नहीं है जो कि मैजिक नाइट एजेस्ट के ग्रुप में था? वो तो बस एक कॉमनर था, फिर वो जीत कैसे गया? फिर बाकी के प्रोफेसर्स भी बोलने लगते हैं, हाँ ये कैसे पॉसिबल है, क्या उसने सही में मैजिक नाइट को हराया? भला ऐसा कैसे हो सकता है? तभी हेडमास्टर बोलता है, मैंने सुना है कि ये लड़का एकेडमी में किसी के रिकमेंडेशन लेटर से आया है, तो बताओ तुम में से कौन है जिसने इसे रिकमेंड किया है? बाकी के प्रोफेसर हैरान होकर कहने लगते हैं, क्या एक रिकमेंडेशन लेटर? ऐसा भला कौन कर सकता है? तभी हमारी प्रोफेसर ब्रिगेड बोलती है कि मैंने उसे रिकमेंड किया है। तो हेडमास्टर पूछता है कि क्या कारण था जो कि तुमने उसे रिकमेंड किया? तो ब्रिगेड रिप्लाई करती है, क्योंकि उसने काफी लंबे टाइम तक मैजिक की पढ़ाई की है, और वो मैजिक सीखने का बहुत ही ज्यादा शौकीन है, और सिर्फ शौकीन नहीं बल्कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है। तो हेडमास्टर पूछता है, तुम इसे कैसे जानती हो? ब्रिगेड रिप्लाई करती है, मैं उसे एक ऑर्फन एज में मिली थी। हेडमास्टर अपने एक बंदे से पूछता है कि इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट रिजल्ट कैसा था? तो वो बंदा बताता है कि डेजिर हार्डली एक टियर 1 मैजिशियन है। तभी वो मोटू पगमैन बोलता है, हाँ तुम इसे टैलेंटेड बोलती हो? तो ब्रिगेड जवाब देती है, नहीं, ये तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि तुम टैलेंट को मैजिक टीयर से कंपेयर कर रहे हो। तुम्हें एक बारी ये देखना चाहिए, बल्कि उन सबको ये देखना चाहिए जिन्हें लगा था कि मैजिक नाइट जीत जाएगी। ये वीडियो क्लिप है उस पूरे इंसिडेंट का जो ग्रुप डी के साथ हुआ, और फिर वो सभी लोग एक मैजिक ग्लोब में देखते हैं कि कैसे डेजिर ने एजेस्ट के मैजिक को एनालाइज करके कंट्रोल किया, और स्मार्टली ग्रीस मैजिक और एक्सप्लोजन के फोर्स का यूज करके जीत गया। ये सब देख के सारे प्रोफेसर बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या ये पॉसिबल भी है? ऐसा कुछ तो मैंने आज तक ना देखा है और ना सुना है। और तुम कह रहे हो कि एक मामूली से कॉमनर बच्चे ने करके दिखाया है। जिस तरह उसने ग्रीस मैजिक का यूज किया है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ग्रीस मैजिक ऐसे भी यूज हो सकता है। मैं तो इसे एक मामूली सा टियर 1 मैजिक मानता था। और तो और मुझे ये भी यकीन नहीं हो रहा कि वो बच्चा डायरेक्टली मैजिक सर्कल्स के पीछे की एल्गोरिदम्स को ऑल्टर कर सकता है। उसका मैजिक एनालिसिस टैलेंट तो सच में अनबिलीवेबल है, और उसका बैटल सेंस, सोचने की पावर और रिएक्शन स्पीड भी लाजवाब है, बिल्कुल एक वॉरलॉर्ड की तरह जो कि अपनी पूरी जिंदगी बैटल फील्ड में रहा हो। तभी एक और प्रोफेसर बोलता है कि ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि उसने कितना अच्छे से एग्जाम पास किया है, तो फिर इसे अभी तक एकेडमी में एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? तो हेडमास्टर बोलता है, क्योंकि प्रोफेसर ब्रिगेड इसे अल्फा क्लास में रखना चाहती है। ये सुन के सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और ये मोटू तो गाली देते हुए कहता है, ये कुतिया, ये हर साल कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करती है। क्या तुम भूल चुकी हो इस एकेडमी में हम एक रूल फॉलो करते हैं, जो कि ये कहता है कि स्टूडेंट्स को उनके टैलेंट के बेस पर ही क्लास असाइन की जाएगी, और अल्फा क्लास में जाने के लिए कम से कम टियर 2 का मेज होना जरूरी है। एक 1 टियर मैजिशियन ऐसी क्लास में क्या करेगा जहां सब 2 टियर या फिर उससे ऊपर के मैजिशियन हो? और अगर हम इसे अल्फा क्लास में एक्सेप्ट कर लें तो फिर तो हर कोई अल्फा क्लास में आ जाएगा। तो बाकी के प्रोफेसर भी उस मोटू को सपोर्ट करते हुए कहते हैं, मैं पगमैन से एग्री करता हूँ। तुम भला ये सोच भी कैसे सकती हो कि एक फर्स्ट टियर मैजिशियन को अल्फा क्लास में रख दिया जाए? और पगमैन एक हरामी सी स्माइल देते हुए सोचता है, मैं कभी भी तुम्हारी मर्जी नहीं चलने दूंगा प्रोफेसर ब्रिगेड, इसलिए सपने देखना बंद करो। तो ब्रिगेड जवाब देती है, ये सुनकर मैं काफी हैरान हूँ प्रोफेसर पगमैन, तुम कह रहे हो कि एक स्टूडेंट जिसने की टियर 3 मैजिक स्वॉर्ड्समैन को हराया हो वो क्वालिफाइड नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टियर 1 मैजिशियन है? अब बहाने बनाना बंद भी करो, मुझे पता है कि तुम्हारा असली रीजन क्या है इस रिजेक्शन के पीछे। साफ साफ पता चल रहा है कि तुम उसे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि वो एक कॉमनर है। तो पगमैन गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? तभी हेडमास्टर कहता है, शांत हो जाओ, ऐसा लगता है कि बहस करके इस मुद्दे का कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। मैं तुम दोनों के पॉइंट्स को अच्छे से समझ रहा हूँ, इसलिए हम इसका फैसला वोटिंग से करेंगे। तो जिन लोगों को भी लगता है कि उसे अल्फा क्लास में रखना चाहिए वो अपने हाथ खड़े कर दे। फिर वहाँ पे वोटिंग होती है और हमें रिजल्ट अभी नहीं दिखाया जाता, और हेडमास्टर कहता है, ठीक है, तो फिर ये डिसाइड हो चुका है कि उसे कौन सी क्लास में रखा जाएगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एकेडमी के बाहर नोटिस बोर्ड के सामने सारे स्टूडेंट्स खड़े होते हैं, और वो नोटिस बोर्ड में देख रहे होते हैं कि उनका नाम कौन सी क्लास में है। तभी एक नोबल बच्चा कहता है,
हे तुम्हारा नाम भी अल्फा क्लास में है, मुझे पता था कि तुम ये कर लोगे। तभी दूसरा नोबल बच्चा रिप्लाई करता है, वेल ऑफ कोर्स तुम्हें तो पता ही है ना मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और बीटा क्लास के बोर्ड के सामने एक कॉमनर बोलता है, आखिर हमें बीटा क्लास ही मिली, शायद हम कॉमनर्स की किस्मत में यही लिखा है। तो दूसरा कॉमनर रिप्लाई करता है, हमें तो इसमें ही खुश रहना चाहिए कि कम से कम हमें एकेडमी में तो लिया गया। फिर हम देखते हैं डेजिर को जो कि ये सोच रहा होता है, मुझे पता था ऐसा ही होगा। और अब जो कि एंट्रेंस एग्जाम भी खत्म हो चुके हैं, तो अब नेक्स्ट काम जो मुझे करना है वो ये होगा कि तभी पीछे से आवाज आती है, रास्ते से हट जाओ बीटा क्लास लूजर्स। और डेजिर जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ पे रोमांटिका खड़ी होती है और वो नोटिस बोर्ड पे अपना नाम देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसका नाम डेजिर अरमान के बगल में लिखा होता है, जिसका मतलब है कि ये दोनों एक ही क्लास में हैं, जो कि है बीटा क्लास। और ये देखकर रोमांटिका के होश उड़ जाते हैं, वो बिल्कुल जिंदा लाश की तरह दिख रही होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन क्लासरूम का देखते हैं, जो कि बहुत पुराना सा दिख रहा होता है। क्लास में हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल मिट्टी होती है और बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है, जो देखकर रोमांटिका तो बिल्कुल ही परेशान हो जाती है और सोचती है अगर ये बीटा क्लास भी है तो भी ये हद से ज्यादा बुरा है। यहाँ तक कि इधर के तो लेक्चर्स भी बहुत गंदे होते हैं, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल ही पॉइंटलेस है और इसका कोई मतलब नहीं बनता। और पता नहीं ये प्रोफेसर कौन है, इसके बारे में तो मैंने आज तक कभी सुना भी नहीं है। और वो रोते हुए सोच रही होती है, हाँ मुझे पता है कि मुझे हारने के बाद यही क्लास मिलनी थी, बट स्टिल क्यों, मुझे और उसे सेम क्लास में होना जरूरी था क्या। और वो डेजिर को गुस्से से देखते हुए सोचती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इन क्लासेस को सीरियसली ले रहे हो। क्या उसने सही में मैजिक स्वॉर्ड्समैन को हराया था, और अगर हराया था तो फिर वो बीटा क्लास में क्यों है। खैर जो भी हो, लेकिन उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तभी डेजिर उसकी तरफ देखता है और एक स्माइल पास करता है, जिसे देखकर रोमांटिका का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो गुस्से में टेबल पे हाथ मारते हुए कहती है, ये कितना अननोइंग है। तभी आगे से एक टीचर चिल्लाकर कहता है, हे क्या हुआ, क्या दिक्कत है। लेकिन यार रोमांटिका के हाथ में दर्द होने लगता है, क्योंकि उसने टेबल पे कुछ ज्यादा ही जोर से मार दी थी। फिर हम डेजिर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना ही टैलेंटेड है, अगर वो कॉमनर है तो वो बीटा क्लास में ही रहेगा और ये कभी नहीं बदलने वाला। और इस बीटा क्लास जैसी जगह में बहुत सारे टैलेंट ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तो बहुत सारे बीटा क्लास के लोग बहुत अच्छे से ट्रेन हो पाते और उस लेबरिंथ में बहुत लोगों की जानें बच जाती। लेकिन जिस हिसाब से अभी चल रहा है, ऐसे तो कई सारे लोग फिर से मारे जाएंगे। इस क्लास में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफी टैलेंटेड है। अगर मैं चाहता हूँ कि वो पास्ट रिपीट ना हो तो मुझ पे सिर्फ एक ही रास्ता है इसे चेंज करने का। मुझे बीटा क्लास के लोगों को लेके ट्रेन करना होगा और अल्फा क्लास के लेवल तक ले जाना होगा। और ऐसा करने के लिए मुझे सबसे पहले ये करना होगा कि तभी लंच टाइम हो जाता है और रोमांटिका एक लेम फेस बनाते हुए कहती है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं बीटा क्लास में हूँ। तभी एक सफेद बालों वाला बंदा उसके पास आकर कहता है, हे तुम रोमांटिका हो ना, बैरन एरू की बेटी। तो रोमांटिका बिना उसकी तरफ देखे कहती है, हाँ तो क्या हुआ, तुम कौन हो। तभी उस सफेद बालों वाले बंदे के दो चंगू मंगू कहते हैं, हे तमीज से बात करो, तुम बीटा क्लास वालों की इतनी हिम्मत कि तुम ऐसे बात करो। पर रोमांटिका फिर भी कोई अटेंशन नहीं देती है और चंगू मंगू लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी सफेद बाल उन्हें रोकते हुए कहता है, रुको ये मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूँ। मेरा नाम है डोनोवेन हाउंड, मैं भी तुम्हारी तरह फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और अभी मैं लोगों को रिक्रूट कर रहा हूँ मेरे साथ पार्टी ज्वाइन करने के लिए। तो रोमांटिका बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना दिखाते हुए कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम किसी सूटेबल मेंबर को ढूंढ लो अपनी पार्टी के लिए। तो सफेद बाल कहता है, हाँ मुझे भी यही उम्मीद है, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। रोमांटिका बोलती है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो। तभी बाहर से डेजिर क्लास की तरफ आ रहा होता है और वो देखता है कि क्लास के बाहर कुछ बच्चे बातें कर रहे होते हैं कि वो तो अल्फा क्लास का बच्चा है ना, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है। और एक लड़की तो उस पर फिदा ही हो जाती है और कहती है, वाह वो कितना लंबा और हैंडसम है। तो डेजिर ये देखकर समझ जाता है कि अच्छा तो ये लोग अभी से रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। और वहीं सफेद बाल रोमांटिका से कह रहा होता है, सही बताऊं तो मैं इस एकेडमी से काफी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि उन्होंने तुम जैसी एक नोबल को बीटा क्लास में रखा है इन यूजलेस कॉमनर्स के साथ। रोमांटिका कहती है, तो क्या। तो सफेद बाल जवाब देता है, बस ये फालतू की बातें काफी हुई, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। क्या तुमने ब्लू मून पार्टी के बारे में सुना है जिसका लीडर एलहीम सनबाई है। मैं रिसेंटली उस पार्टी में एडमिट हुआ हूँ और मैं तुम जैसे लोगों को रिक्रूट करना चाहता हूँ जो कि बहुत टैलेंटेड है। रोमांटिका कहती है, कहीं तुम उस पार्टी की बात तो नहीं कर रहे। तो सफेद बाल जवाब देता है, हाँ मैं उसी पार्टी की बात कर रहा हूँ जो कि सबसे इलाइट पार्टी है इस एकेडमी की, दी ब्लू मून पार्टी। ये अभी के टाइम पे सबसे पावरफुल पार्टी है हेब्रियन एकेडमी के अंदर। और ये बस बोलने वाली बातें नहीं है, बल्कि इस पार्टी में हेब्रियन एकेडमी के सबसे पावरफुल और टैलेंटेड लोग हैं। तो रोमांटिका सोचती है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैजिक
एक स्वॉर्ड्समैन एजेस्ट भी इसी पार्टी में होगी, और अगर मैं इस पार्टी को ज्वाइन करूं तो काफी चांसेस है कि मुझे भी अल्फा क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाए। ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस बीटा क्लास को छोड़ने की, पर मैं इतना सोच क्यों रही हूँ जबकि आंसर बिल्कुल साफ सीधा है। लेकिन तभी सफेद बाल रोमांटिका का हाथ पकड़ के बोलता है, अगर मैं तुम्हें पार्टी ज्वाइन करने में हेल्प करूँ तो बदले में मैं ये चाहता हूँ कि रोमांटिका तुम्हें मेरे साथ डेट पे जाना होगा। मतलब कि भाई ये बंदा रोमांटिका को टीम में रिक्रूट करने के बहाने उसे प्रपोज करने आया है। रोमांटिका बोलती है, क्या तुमने अभी अभी क्या कहा? तो सफेद बाल एक स्माइल देते हुए कहता है, मैंने कहा क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? तो रोमांटिका बोलती है, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? सफेद बाल जवाब देता है, हाँ मैंने तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम सेरेमनी में देखा था और मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। तभी रोमांटिका अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहती है, मुझे टाइम दो, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इसके बारे में सोचने का। तो सफेद बाल कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं एक जेंटलमैन हूँ, और हाँ एक चीज तो मैं भूल ही गया था, मुझे खुशी होगी अगर तुम इसे एक्सेप्ट कर लो तो। ये हमारे किंगडम की परंपरा है कि हम ये नाइफ उस पर्सन को देते हैं जिसे कि हम पसंद करते हैं। और सफेद बाल उस नाइफ को खोल के दिखाता है, उसके अंदर एक चमचमाता गोल्डन नेकलेस होता है, और वो कहता है, इसे मेरा टोकन ऑफ सिंसियरिटी समझ के रख लो। तो रोमांटिका कहती है, नहीं नहीं मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सफेद बाल रोमांटिका के हाथ में उस नेकलेस को पकड़ाते हुए कहता है, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और इतना बोल के वो क्लास से बाहर चला जाता है। वहीं रोमांटिका उस नेकलेस को देखते हुए सोच रही होती है कि तभी पीछे से डेज़ी आता है और कहता है, वाओ लगता है तुम काफी पॉपुलर हो। और रोमांटिका अचानक से डर जाती है और चेयर सहित पीछे गिर जाती है। तभी डेज़ी उसे टीज करते हुए कहता है, मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझे देखकर इतना एक्साइटेड हो। तो रोमांटिका गुस्से में रिप्लाई करती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस चौंक गई थी। डेजिर पूछता है, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए उठने में? तो रोमांटिका गुस्से से पागल हो जाती है और कहती है, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से उठ सकती हूँ। और वो खड़ी होकर कहती है, तो बताओ अब क्या चाहिए तुम्हें? और वो डरते हुए डेजिर की ओर देखती है, और डेजिर भी उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं भी तुम्हें सेम ऑफर देने आया हूँ उस बंदे की तरह। तो रोमांटिका डरा हुआ मुंह बनाकर कहती है, छी तुम जैसे के साथ तो मैं सपने में भी डेट पे न जाऊँ। डेजिर कहता है, मैं इस ऑफर की बात नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें डेट के लिए पूछने नहीं आया हूँ। और रोमांटिका टेबल पे हेड डाउन करते हुए कहती है, तो मजाक करना बंद करो, मेरा अभी मजाक का मूड बिल्कुल भी नहीं है। तो डेजी एकदम भोंदू बच्चे की तरह पूछता है, क्यों तुम्हें कोई परेशानी है क्या? और रोमांटिका एक डिसअपॉइंटेड फेस के साथ कहती है, हाँ, और वो अपने हाथ में रखा गोल्डन नेकलेस दिखाती है, जो देखकर डेजिर भी शॉक हो जाता है। और रोमांटिका कहती है, ये देखो, इसके कारण अगर तुम मेरी जगह होते तो बताओ कौन सी पार्टी का ऑफर चूज करते? एक इलाइट अल्फा क्लास की पार्टी जहाँ सक्सेस गारंटीड है, या फिर एक बीटा पार्टी जो किसी रैंडम बंदे ने बनाई हो? तो डेजिर सोचता है, रोमांटिका मैं जानता हूँ कि तुम पहले ही अपना डिसीजन ले चुकी हो, और अब मेरे लिए तुम्हारे डिसीजन को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन जो डिसीजन तुमने अभी लिया है उससे तुम फ्यूचर में सिर्फ मरने ही वाली हो। और इस सीन में रोमांटिका बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह एक्ट कर रही होती है। तो डेजिर एक उबासी लेते हुए कहता है, फिर तो लगता है मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। और रोमांटिका भी जवाब देती है, हाँ तुमने सही कहा, अब जल्दी करो और मुझे अकेला छोड़ दो। तो डेजिर जाते हुए कहता है, फिर भी क्या तुम एक बार इसे देखना चाहोगी? रोमांटिका हैरान होकर कहती है, वो क्या है? और डेजिर अपने जेब से एक लेटर निकालते हुए रोमांटिका के डेस्क पे रख देता है, और रोमांटिका उसे उठा के कहती है, वाओ ये तो बहुत ही ओल्ड फैशन्ड है, आज के टाइम पे भला कौन ऐसे लेटर लिख के देता है? उसे लग रहा होता है कि ये कोई लव लेटर है। तो डेजिर कहता है, अगर तुम्हें इस लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम इसे अच्छे से डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। रोमांटिका बिल्कुल डरते हुए डेजिर को देखती है और फिर उस लेटर को खोल के पढ़ने लगती है। जैसे ही वो लेटर को पढ़ती है तो वो सदमे में चली जाती है और एकदम से उस लेटर को बंद करके अपने हाथों के बीच दबा लेती है। तो डेजिर उसे पूछता है, क्या अब तुम मुझसे बात करना चाहोगी? और रोमांटिका जोर से टेबल पे हाथ पटकते हुए खड़ी हो जाती है, जिसके कारण पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगती है और लोग कहते हैं, इसे क्या हुआ, ये आखिर कर क्या रही है? तो डेजिर कहता है, तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम यहाँ पर हंगामा ना करो, ये ऐसा सीक्रेट है जो कि मैं चाहूंगा कि हम दोनों के बीच में ही रहे। तो रोमांटिका एकदम गुस्से में कहती है, कैसे, आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता? तो डेजिर कहता है, ये मैं तुम्हें नहीं बताने वाला कि मुझे ये सब कैसे पता, पर ये बात तो तुम्हें खुद भी पता है कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हारा बीटा क्लास में होने का असली कारण। तो रोमांटिका बहुत ज्यादा डर जाती है और डेजिर कहता है, पहले बाहर चलो, बाहर चल के बातें करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और शायद यही तुम्हारे लिए सही होगा। तो रोमांटिका कहती है, ठीक है। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और रोमांटिका डेजिर से पूछती है, क्या तुमने अभी तक किसी को इसके बारे में बताया है? तो डेजिर जवाब देता है, मैंने खुद से तो किसी को नहीं बताया, पर ज्यादातर प्रोफेसर्स को ये बात पहले से ही पता है, वरना तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें बीटा क्लास में क्यों रखा गया है? तो रोमांटिका चिल्लाते हुए कहती
कहती है ये एकेडमी प्रिलेशा किंगडम से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें इस बारे में पता हो। तो डेजिर कहता है तुम हेब्रियन एकेडमी की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने की एबिलिटीज को बहुत कम समझ रही हो। तुम्हारी फैमिली पहले व्यापारी थी जो कि ट्रेडिंग और बिजनेस करके अमीर बन गए प्रिलेशा किंगडम में। तुम्हारी फैमिली भी पहले कॉमनर थी जिसने की साउथ में गरीब नोबल फैमिली को पैसे देके उनका टाइटल खरीद लिया, और टाइटल खरीदने के बाद तुम्हारी फैमिली ने लास्ट नेम वॉन एरू रख लिया और नोबल फैमिली बन गए। और ये सब तब हुआ जब तुम 4 साल की थी। क्या मैंने सही कहा? इस सब की शुरुआत तुम्हारे फैमिली के नोबिलिटी टाइटल खरीदने से हुई थी। और अब चाहे तुम कितना भी बहस कर लो कि तुम एक नोबल हो, लेकिन ये रियलिटी नहीं बदलने वाली कि तुम पहले एक कॉमनर थी। और एक और बात, इस ब्लू मून पार्टी का जो इंचार्ज है वो है प्रोफेसर निफेलिका, और ये उन सब प्रोफेसर्स में से एक है जिन्हें तुम्हारे खानदान के बारे में पूरी जानकारी है। और प्रोफेसर निफेलिका कॉमनर्स से बहुत नफरत करती है। तो रोमांटिका कहती है मुझे पक्का भरोसा है कि डोनोवन मतलब कि वो सफेद बाल मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तो डेजिर जवाब देता है अगर तुम देख लो कि वो कॉमनर्स को कैसे ट्रीट करता है तो मुझे पक्का भरोसा है कि तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। तो रोमांटिका याद करती है कि वो क्लास में आने के बाद कॉमनर्स को कैसे ट्रीट कर रहा था और वो डर जाती है। डेजिर कहता है तो बताओ अब तुम क्या करने वाली हो? तो रोमांटिका बोलती है तुम्हें सही में लगता है कि इस तरह तुम मुझे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए फोर्स करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा? तो डेजिर कहता है हाँ तुमने सही कहा, ठीक है मैं तुम्हें एक कंडीशन देता हूँ, 1 महीना। अगर 1 महीना मेरी पार्टी में रहने के बाद तुम्हें सही नहीं लगा तो तुम कभी भी लीव कर सकती हो जब तुम्हारी मर्जी। रोमांटिका बहुत ही कंफ्यूज होती है और सोचती है ये बंदा जो कुछ भी कह रहा है मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकती। तभी डेजिर हाथ आगे बढ़ाता है और रोमांटिका पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो? तो डेजिर कहता है इसे हैंडशेक कहते हैं, और एक स्माइल के साथ बोलता है तो फिर तुम मेरी पार्टी ज्वाइन कर रही हो ना? और रोमांटिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो हैंडशेक करके डील एक्सेप्ट करती है। और वो बोलती है क्या तुम्हें पता है तुम एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत ज्यादा अनोइंग थे? तो डेजिर स्माइल करते हुए कहता है हाँ मुझे पता है। और फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं डेजिर और रोमांटिका लंच करने आ जाते हैं, जहाँ पर रोमांटिका एक ब्रेड को तोड़ते हुए कहती है ओ ये ब्रेड कितना हार्ड है, बिल्कुल एक पत्थर की तरह, भला कोई ऐसा खाना कैसे खा सकता है? तो डेजिर कहता है ऐसा नहीं है कि ये ब्रेड खाने लायक ही नहीं है, कम से कम इसका टेस्ट ऑर्क मीट से तो अच्छा ही है। तो रोमांटिका उल्टी वाला मुंह बनाते हुए कहती है तुम मजाक कर रहे हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमें ऑर्क मीट खाने को देंगे, वैसे भी ऑक्स तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फिर रोमांटिका कहती है वैसे तुम्हें ये तो पता ही होगा कि एक पार्टी बनाना इतना आसान भी नहीं है, अभी तो हम सिर्फ 2 ही लोग हैं और एक पार्टी स्टेब्लिश करने के लिए कम से कम 3 लोगों की जरूरत है। और यहाँ तक कि बीटा क्लास के अंदर भी पहले से ही कुछ बड़ी बड़ी पार्टीज बन रखी हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि ज्यादातर बीटा क्लास के स्टूडेंट उन्हीं टीम्स को ज्वाइन करना चाहेंगे। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि तुम्हें पार्टी के लिए नए लोग ढूंढना काफी मुश्किल होगा, जबकि इस पार्टी को कोई भी नहीं जानता। क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? और रोमांटिका खाना खाते हुए ये सब बोल रही होती है, जबकि डेजिर सिर्फ रोमांटिका को खाना खाते हुए निहार रहा होता है, और वो स्माइल करते हुए कहता है स्टार्टिंग में तो तुम कह रही थी कि ये पार्टी का आइडिया बेकार है, पर अब मुझे ये देखकर खुशी है कि तुम्हें इस पार्टी के बारे में सही में चिंता है, तो मतलब तुमने ऑफिशियली इस पार्टी का मेंबर बनने का डिसीजन ले लिया है। और रोमांटिका उसकी बातों से चिढ़ते हुए कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इस बारे में सिर्फ इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि अगर ये पार्टी फेल हो गई तो मेरे लिए इस पार्टी में 1 महीने तक रहना बहुत मुश्किल होगा। मैं सिर्फ अपने लिए इस पार्टी के बारे में सोच रही हूँ। लेकिन डेजिर हमेशा की तरह बस स्माइल करते हुए उसे देखता रहता है। तो रोमांटिका एक चम्मच फेंक के डेजिर के सर पे मारती है और गुस्से में कहती है स्माइल करना बंद भी करो। तो डेजिर कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही पार्टी बनाने के लिए अप्रूवल ले लिया है एक प्रोफेसर से जिसे मैं जानता हूँ। और जहाँ तक बात है तीसरे पार्टी मेंबर की, तो मेरे मन में एक बंदे का नाम है, अब बस उसे जाके मनाना पड़ेगा। तो रोमांटिका गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है ये बात तुम्हें मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और डेजिर तो हमेशा की तरह स्माइल करते हुए चलता रहता है, लेकिन रोमांटिका गुस्से में पूछती है तो कौन है वो तीसरा मेंबर जो तुम्हारे मन में है? डेजिर बताता है उसका नाम है परम श्नीडर। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं एक हॉल का, जहाँ पे बहुत सारे वुडन वेपन्स रखे होते हैं और वहाँ के फर्नीचर्स भी काफी पुराने से होते हैं। हॉल में कई सारे अल्फा और बीटा क्लास के बंदे जमा होते हैं और अल्फा क्लास वाले बोल रहे होते हैं ये जगह कितनी घटिया है, यहाँ की मेंटेनेंस भी बहुत बेकार है। फिर हम देखते हैं डेजिर और रोमांटिका एक जगह पर बैठ जाते हैं और रोमांटिका कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज अल्फा और बीटा क्लास का कंबाइंड लेक्चर हो रहा है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। रोमांटिका डेजिर से पूछती है तुमने तो मुझसे कहा था कि यहाँ पे हमारी पार्टी का एक फ्यूचर मेंबर होगा, क्या नाम बताया था तुमने उसका? सुक्रीम ऐसा ही कुछ नाम था ना? तो डेजिर उसका नाम बताता है परम श्नीडर और याद करता है वो एक स्वॉर्ड मास्टर था बीटा क्लास से जिसने की 9 साल तक शैडो वर्ल्ड में सरवाइव किया था। उसके टैलेंट, एफर्ट और डिटर्मिनेशन के कारण उसने अपनी स्किल्स को बहुत पॉलिश कर लिया था। सिर्फ उसकी पियर्सिंग स्किल देख के ही कोई भी ये बता सकता था कि वो एक स्वॉर्ड मास्टर है। डेजिर रोमांटिका से कहता है
वो बहुत ही टैलेंटेड स्वॉर्ड मास्टर है और शायद वो हमारी बीटा क्लास में सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा। ये सुनकर रोमांटिका भी उसे देखने के लिए एक्साइटेड होती है। तभी डेजिर गेट की तरफ देखता है और बोलता है, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तो रोमांटिका भी आगे झुककर देखने लगती है, कहाँ है कहाँ है। फिर हम देखते हैं उस बंदे को जो कि एक लाइट ब्लू कलर के बाल और आंखों वाला क्यूट सा बच्चा होता है जो कि स्ट्रेचिंग कर रहा होता है। और उसे देखकर रोमांटिका कहती है, क्या इतना प्यारा सा छोटा सा बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। तो डेजिर कहता है, परम हमेशा से ही एक प्यारा छोटा सा हीरे की तरह रहा है। रोमांटिका कहती है, क्या एक प्यारा छोटा सा हीरा? उसकी क्यूटनेस के सामने तो हीरा भी कुछ नहीं है, वो जीता जागता डेफिनेशन है क्यूट वर्ड का। आखिर मुझे आज तक इसके बारे में क्यों नहीं पता था। वो इतना प्यारा है कि मैं उसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ। मैं तो इसे अडॉप्ट करने के लिए कुछ भी करूंगी, भले इसके लिए मुझे अपनी पूरी लाइफ टाइम सेविंग भी खर्च करनी पड़े। और रोमांटिका इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि उसके मुंह से पानी टपकने लगता है और यहाँ पर इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। और डेजिर भी अभी पहली बार बिना स्माइल के रोमांटिका को देख रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि परम वहाँ पे रखे वेपन्स को देख रहा होता है और फिर उनमें से एक बड़ी सी वुडन स्वॉर्ड निकालता है, जो देखकर डेजिर भी शॉक हो जाता है और सोचता है, उसने एक लॉन्ग स्वॉर्ड उठाई। क्या मुझे गलत याद है कि वो एक रैपियर यूज करता था? रैपियर एक तरह की स्वॉर्ड होती है जो काफी पतली और नुकीली होती है। फिर हम देखते हैं कि फाइटिंग रिंग में परम और एक अल्फा क्लास का बंदा खड़ा होता है। परम उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम है परम श्नीडर और मैं बीटा क्लास से हूँ। लेकिन वो अल्फा क्लास का लाल बाल वाला बंदा अपने ही घमंड में होता है और कहता है, हाँ, मैं तुम जैसे घिनौने बीटा लूजर्स को कभी ग्रीट नहीं करने वाला। तभी रेफरी फाइट स्टार्ट करने का इशारा करता है एक रेड फ्लैग के साथ। फाइट स्टार्ट होते ही परम एक बहुत जोर का अटैक करता है लाल बाल के ऊपर, जिसे कि वो अपनी छोटी सी स्वॉर्ड से बहुत मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है और उसकी स्वॉर्ड भी थोड़ी सी डैमेज हो जाती है। फिर वो लाल बाल परम के ऊपर अटैक करता है, जिसे कि परम काफी इजीली ब्लॉक कर देता है और फिर परम एक के बाद एक लगातार अटैक करता रहता है उस लाल बाल के ऊपर, जिसे वो बहुत मुश्किल से ब्लॉक कर रहा होता है। और तभी परम एक फाइनल हैवी ब्लो मारता है, जिसे कि लाल बाल डॉज कर देता है, पर वो काफी डर जाता है और वो हैवी ब्लो सीधा जमीन के ऊपर जाकर लगता है, जिससे कि कई सारी टाइल्स टूट जाती हैं। ये देखकर डेजिर सोच रहा होता है, वो बस बिना सोचे स्वॉर्ड घुमा रहा है, वो रेपियर यूज क्यों नहीं कर रहा। तभी वो लाल बाल एकदम गुस्से में परम के ऊपर अटैक करने को आता है और उसकी स्पीड यहाँ पर बहुत तेज होती है। परम अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को सील्ड की तरह यूज कर रहा होता है, लेकिन लाल बाल के पास एक छोटी स्वॉर्ड है, जिसके कारण उसकी अटैक स्पीड बहुत ज्यादा है, जबकि परम अपनी हैवी लॉन्ग स्वॉर्ड को इतना फास्ट स्विंग नहीं कर सकता। परम सोचता है, डैम, उसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, मुझे कोई ओपनिंग ढूंढनी होगी। तभी लाल बाल बहुत तेजी से एक अटैक करने आता है। तो परम सोचता है कि अगर मैं एक ओपनिंग नहीं ढूंढ सकता तो मुझे खुद से एक ओपनिंग बनानी होगी। तो जैसे ही लाल बाल अटैक करने वाला होता है, तभी परम झुक जाता है और अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लाल बाल परम की चाल को समझ जाता है और परम के हाथ पे अटैक करता है, जिसके कारण परम के हाथ से स्वॉर्ड छूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है और अपनी हार मान लेता है। तो रोमांटिका डेजिर से कहती है, तुमने तो कहा था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम श्योर हो कि वो एक स्वॉर्ड मास्टर है? क्योंकि वो तो अपने ही मूवमेंट्स के कारण थक रहा है और जो गलतियां वो कर रहा है वो तो कोई नया स्वॉर्डमैन भी नहीं करता। वो प्यारा तो है पर उसकी स्किल्स काफी डिसअपॉइंटिंग है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें कोई दूसरा बंदा ढूंढना चाहिए अपनी पार्टी के लिए? और डेजिर भी परम के बारे में सोच रहा होता है। तभी परम पीछे मुड़ के देखता है तो वो लाल बाल वाला बंदा बहुत गुस्से में उसकी तरफ आता है और एक जोर का मुक्का मारता है उसके मुंह पर। तभी डेजिर भी कूद के नीचे आ जाता है और कहता है, हे, ये तुम क्या कर रहे हो? तो लाल बाल जवाब देता है, तुम घटिया बीटा क्लास के लोग, मुझे तुमसे नफरत है। डेजिर कहता है, यहाँ पर मुद्दा वो नहीं है। तो लाल बाल डेजिर की ओर स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए कहता है, चुप हो जाओ, और अगर तुम भी इसकी तरह मार नहीं खाना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम अभी लीव कर दो। तो डेजिर कहता है, तुम ऐसे क्यों हो? और परम से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो परम उस लाल बाल वाले को कहता है, मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। तुम अल्फा क्लास के हो लेकिन तुम्हारे अंदर कोई शर्म नहीं है। क्या तुम्हारे घमंड को इतनी ठेस पहुंच चुकी है जो कि तुम मेरे जैसे एक बीटा क्लास के स्टूडेंट को मारने के लिए इतना डेस्परेट हो, वो भी मुझसे जीत जाने के बाद? ये सुनकर लाल बाल गुस्से से पागल हो जाता है और अचानक से बहुत स्पीड में परम के सर पर अटैक कर देता है, जो कि उसे बस लगने ही वाला होता है। लेकिन तभी डेजिर अपना हाथ बीच में ला जाता है और अपने नंगे हाथ से उसका अटैक ब्लॉक कर देता है और कहता है, क्या तुम सीरियसली उसे दोबारा से मारने की कोशिश कर रहे हो? लाल बाल ये देखकर एकदम ही शॉक हो जाता है कि उसने मेरा अटैक ब्लॉक कर दिया, वो मेरी अटैक स्पीड से कैसे मैच कर सकता है? तो लाल बाल कहता है, हाँ तो क्या, अगर मैंने उसे दोबारा से हिट कर भी लिया तो? डेजिर एकदम डरावना सा लुक देते हुए कहता है, मैच ऑलरेडी ओवर हो गया है, तुम जीत चुके हो, अब और क्या चाहिए तुम्हें? तो लाल बाल बहुत डर जाता है और सोचता है, इतना इंटेंस ऑरा, ऐसा लग रहा है ये मैंने पहले भी महसूस किया है। और उसे अपने बचपन की याद आ जाती है जब उसने किसी कॉमनर बच्चे को पीट दिया था और फिर उसके दादा ने उसकी क्लास ले ली थी और उसे याद आता है कि उसके दादा का ऑरा भी बिल्कुल ऐसा ही डरावना था। तो लाल बाल डेजिर से और पंगा ना लेने की सोचता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम बहुत अनोइंग हो।
डेजी रिप्लाई करता है, तुम लकी हो कि यहाँ पर कोई प्रोफेसर नहीं था ये सब देखने के लिए। तो लाल बाल कहता है, मुझे तुम जैसे घटिया कॉमनर से कोई लेक्चर नहीं चाहिए, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। और लाल बाल वहाँ से चला जाता है। फिर परम और रोमांटिका डेजिर के पास आ जाते हैं और उसे पूछते हैं, तुम ठीक तो हो ना। फिर नेक्स्ट सीन हमें एक रूम का देखते हैं जहाँ पे परम डेजिर के हाथ में मरहम पट्टी कर रहा होता है और डेजिर को थोड़ा सा दर्द भी हो रहा होता है। तो रोमांटिका कहती है, बच्चे की तरह रोना बंद करो, तुम्हें उनके बीच में ऐसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। तो परम पूछता है, क्या तुम्हारी चोट ज्यादा दर्द कर रही है। तभी रोमांटिका हंसते हुए कहती है, हाँ तुम्हें कमजोर हुआ देखना बहुत फनी है, ये तुम्हारा कर्मा है उन सब टाइम का जब तुमने मुझे टीज किया था एंट्रेंस एग्जाम में। तभी परम उसके हाथ में मरहम पट्टी लगाकर कहता है, मुझे माफ करना जो मेरे कारण तुम्हें परेशानी हुई, क्योंकि तुम्हारा राइट हैंड डैमेज हो गया है, तो अब मेरे कारण तुम कुछ दिन तक अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज भी ठीक से नहीं कर पाओगे। तो डेजिर कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इंटरफेयर किया था। परम बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं इस सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा। तो डेजिर कहता है, अरे कोई बात नहीं, इतना मत सोचो। तो परम आंखें नीचे करते हुए जवाब देता है, मेरे कारण तुम इस सब में फंस गए और मेरे कारण तुम अल्फा क्लास के एनिमी बन चुके हो। डेजिर कहता है, तुम उस चीज की चिंता मत करो, मुझे पहले से ही पता था कि मैं ये सब करने के बाद किस चीज में फंसने वाला हूँ। तो परम कहता है, क्या सही में? और डेजिर सोचता है वो काफी क्यूट है। तभी परम बोलता है, खैर जो भी हो, हमने अभी तक खुद को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, मेरा नाम है परम श्नीडर। रोमांटिका कहती है, मैं हूँ रोमांटिका एरू। और डेजिर कहता है, मेरा नाम है डेजिर अरमान और तुमसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर श्नीडर। तो परम बोलता है, अरे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बस परम बुला सकते हो। डेजिर कहता है, ओके तो हम तुम्हें सिर्फ परम ही बुलाएंगे अब से। और परम ब्लश करने लगता है, जिसे देखकर डेजिर सोचता है, वो आखिर ब्लश क्यों कर रहा है। खैर जो भी हो, वो खुश है, ये अच्छी बात है। फिर वो टाइम देखते हैं कि 11 बजने वाले होते हैं। तो डेजिर कहता है, ओ टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, हमें चलना चाहिए। और परम बोलता है कि चलो हम साथ में चलते हैं मिस्टर डेजिर। तो डेजिर जवाब देता है, हे परम, तुम्हें भी मुझसे इतना फॉर्मली बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि हम दोनों सेम ही एज के हैं। तो परम कहता है, अरे वो बात नहीं है, मैं यूजुअली ऐसे ही बात करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे भी ऐसे ही बात करूंगा। और परम झुककर उनसे कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया मैं इसको जरूर रीपे करूंगा, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो बताओ। तो डेजिर कहता है, अगर तुम हमारे लिए सही में कुछ करना चाहते हो तो तुम मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, ये कोई बड़ी और अच्छी पार्टी तो नहीं है लेकिन। तभी परम बहुत ही खुशी से एक्साइटेड होकर कहता है, हाँ हाँ मैं ज्वाइन करूंगा तुम्हारी पार्टी। डेजिर कहता है, क्या तुम श्योर हो? तो परम जवाब देता है, हाँ हाँ 100% श्योर। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं, वो तीनों प्रोफेसर ब्रिगेड के ऑफिस में आ गए होते हैं और वो नॉक करते हुए अंदर आ जाते हैं। तो प्रोफेसर ब्रिगेड कहती है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी डेजिर। और डेजिर कहता है, काफी लंबे टाइम बाद हम मिले हैं प्रोफेसर ब्रिगेड। और हम प्रोफेसर ब्रिगेड को देखते हैं जो कि एक रेड ड्रेस में होती है और बहुत अच्छी दिख रही होती है। वो कहती है, हाँ काफी समय हो गया है, आओ बैठकर बातें करते हैं। और डेजिर और बाकी दोनों थैंक यू बोलते हुए अंदर आ जाते हैं। प्रोफेसर ब्रिगेड डेजिर से पूछती है, तुम्हारा हाथ कैसे इंजर्ड हो गया? तो डेजिर कहता है, अरे ये कुछ भी नहीं है, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतने बिजी शेड्यूल में भी हमसे मिलने का टाइम निकाला। तो ब्रिगेड कहती है, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो। डेजिर, मैं तुम्हारी एंट्रेंस एग्जाम की परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, मैंने तुम्हें आज तक इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं देखा था। तो डेजिर शर्माते हुए कहता है, हाँ क्या सही में मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया? प्रोफेसर ब्रिगेड चाय देते हुए कहती है, तुमने जिस तरह से मैजिक इम्प्लीमेंट किया वो एक्सेप्शनल था। तो डेजिर शर्माते हुए बोलता है, अरे अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। प्रोफेसर ब्रिगेड कहती है, एजेट सबसे ज्यादा पावरफुल थी और सबको लगा था कि वही जीतेगी, लेकिन फिर भी तुम जीत गए और अब तुम ज्यादा ही हम्बल बन रहे हो। जब मैंने पहले तुम्हें मैजिक सिखाना स्टार्ट किया था तब तुम बहुत कंप्लेन करते थे कि तुम्हारे लिए मैजिक सीखना इम्पॉसिबल है, पर अब देखो खुद को, तुम इतने एक्सेप्शनल थे कि तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन को भी धोखा दे दिया। और वो डेजिर की इतनी तारीफ कर रही होती है कि डेजिर एम्बेरेस हो जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। प्रोफेसर ब्रिगेड हंसते हुए कहती है, अरे मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रही हूँ, जल्दी करो और ये चाय पियो वरना ये ठंडी हो जाएगी। तो डेजिर कहता है, यस मैम। और रोमांटिका उसकी सिचुएशन पे हंस रही होती है। फिर प्रोफेसर ब्रिगेड कहती है, खैर जो भी हो, मुझे खुशी है कि तुम अच्छा कर रहे हो, तो ये बताओ कि तुम्हारा इस पार्टी को बनाने के पीछे क्या पर्पस है? तो डेजिर बताता है कि मैं अपनी पार्टी मेंबर्स के साथ प्रमोशनल एग्जाम दूंगा और उन्हें अल्फा क्लास में लेके जाऊंगा। तो प्रोफेसर चाय की चुस्की मारते हुए कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होगा, क्या ये बात तुम्हें पता है? तो डेजिर कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है। तभी परम बोलता है, माफ करना, पर जब तुमने अभी अभी कहा कि हमें अल्फा क्लास में एडवांस करोगे तो इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो प्रोफेसर
ब्रिगेड बताती है, हमारी एकेडमी में यहाँ पर एक रैंकिंग सिस्टम चलता है। ये एक प्रमोशनल टेस्ट है जो कि स्टूडेंट्स की रैंकिंग बताता है एकेडमी में। इस टेस्ट में एक टूर्नामेंट होता है और उस टूर्नामेंट से टॉप 30 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है और एक बार टॉप 30 में सेलेक्ट हो जाए तो फिर स्टूडेंट्स को एक और टेस्ट में रखा जाता है जहाँ उन्हें एक टियर 5 शेडो वर्ल्ड में भेज दिया जाएगा और सबको एक एक टास्क दिया जाएगा और जो 9 स्टूडेंट शेडो वर्ल्ड को सबसे पहले क्लियर करेंगे उन्हें एक स्पेशल टाइटल दिया जाएगा जो कि है सिंगल रैंकर्स का। और अगर इस टेस्ट को तुम पास कर लेते हो तो तुम्हें ऑप्शन मिलेगा बीटा क्लास से अल्फा क्लास में एडवांस होने का। पर जिस एडवांसमेंट की डेजिर बात कर रहा है वो कोई नॉर्मल एडवांसमेंट नहीं है, क्योंकि डेजिर सिर्फ अल्फा क्लास में नहीं जाना चाहता बल्कि वो टॉप 9 में आकर सिंगल रैंकर टाइटल भी लेना चाहता है। क्या मैंने सही कहा? तो डेजिर कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा। ये सुनकर रोमांटिका बिल्कुल शॉक हो जाती है और चिल्लाकर कहती है क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गए? क्योंकि वैसे ही सिलेक्टेड 30s में आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और अगर हम टॉप 30 स्टूडेंट्स में सेलेक्ट हो भी गए तो भी हमें ऑस्ट्रासाइज किया जाएगा, मतलब कि हमारा बहिष्कार किया जाएगा क्योंकि हम बीटा क्लास स्टूडेंट्स हैं। तो ब्रिगेड बोलती है हाँ रोमांटिका बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि यूजुअली जो 30 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं वो हमेशा बड़ी बड़ी पार्टीज के इलाइट स्टूडेंट्स होते हैं और ये सारी पार्टीज हमेशा अल्फा क्लास की ही होती हैं। तो अगर एक बीटा क्लास का स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाला हो तो परम कहता है वो लोग कुछ भी करेंगे हमें एलिमिनेट करने के लिए क्योंकि हम बीटा क्लास के स्टूडेंट हैं। तो ब्रिगेड कहती है सही कहा, तुम लोग इन अल्फा क्लास के स्टूडेंट का टारगेट बन जाओगे। तो डेजिर बोलता है हाँ एग्जैक्टली, और यही कारण है कि हमें सिंगल रैंकर पोजीशन के लिए एम करना है। प्लीज एक बार इस बारे में सोच के देखो प्रोफेसर ब्रिगेड, आपको क्या लगता है क्या होगा जब बीटा क्लास के स्टूडेंट्स जिनको लोग कुछ भी नहीं समझते वो अगर एंड तक सरवाइव कर ले, वो भी सिर्फ 3 पार्टी मेंबर्स के साथ, और सिंगल रैंकर टाइटल अचीव कर ले। तो प्रोफेसर इस बारे में सोचने लगती है और डेजिर बोलता है इससे अल्फा क्लास के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के जो एक्सक्यूजेज हैं कॉमनर्स को ना पढ़ाने के और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने के, वो सब एक्सपोज हो जाएगा और हमारी ये विक्ट्री एक सिग्नल होगा इस घटिया से डिस्क्रिमिनेशन को हटाने का। तो प्रोफेसर ब्रिगेड थोड़ा सोचकर कहती है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पार्टी बनाने की परमिशन दे दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज कंफर्म करना चाहती हूँ। रोमांटिका एरू और परम श्नीडर, मैं तुम दोनों से ये पूछना चाहती हूँ कि अभी अभी डेजिर ने जो कुछ भी कहा वो सब सुनने के बाद भी क्या तुम उसकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हो? रोमांटिका और परम सोच में पड़ जाते हैं और चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो भाई वीडियो को हाइप कर लो क्योंकि स्टोरी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो। इस वीडियो पे अगर 20 लाइक आ गए तो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।